फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, जैसा कि हमारा सोम का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हालांकि ये जो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, अगर आप प्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्शन जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी आपको यूज आने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो ये आपकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से काफी कुछ प्रॉपर्टीज को अभी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ टर्म्स है जहां पर लेके लोग सिमिलर टर्म्स को लेके कंफ्यूज होते हैं, जैसे हार्डनेस एंड हार्डेनेबिलिटी के बीच में डिफरेंस हो गया। उसके अलावा जो मैलिबिलिटी है, ये मैलिबिलिटी क्या होता है, क्रीप हो गया, फैटिग हो गया। तो ये सब हमारे पास जो छोटे छोटे टर्म्स है इस वीडियो में बेसिकली ये देखिए मैंने यहाँ पे 9 तरीके के आपको प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं। दैट इज द हार्डनेस, हार्डेनेबिलिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलिबिलिटी, फैटिग, क्रीप और रेसिडुअल स्ट्रेस। ये जो मैंने लिखा हुआ है इस टर्म्स को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए देखते हैं हार्डनेस के बारे में। अगर मैं हार्डनेस को डिफाइन करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, ये हमारे पास फ्रेंड जो भी प्रॉपर्टी है इसको हम लोग वन बाई वन समझने वाले हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दैट इज द हार्डनेस। अगर मैं हार्डनेस को डिफाइन करना चाहूँ तो हार्डनेस होता क्या, देखिए आप कोई भी मटेरियल को हार्ड कब बोलते हो, कोई भी अगर आपका मटेरियल है उसको आप हार्ड कब बोलेंगे, जब आप क्या करिए उस बॉडी को उठाइए, उस बॉडी को उठाने के बाद उसका जो सरफेस है वो कितना हार्ड है ये रिप्रेजेंट करेगा। तो आप उस पे क्या करिए, नेल से, आपकी जो नाखून है नेल या आप किसी नुकीली चीज से उस पे स्क्रैच करिए। जब आप स्क्रैच करेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्या वो सरफेस पे स्क्रैच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और अगर आपका स्क्रैच हो रहा है तो कितना फोर्स लगाने पर वो स्क्रैच हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी बॉडी सरफेस का जो डैमेज है, सरफेस डैमेज मतलब सरफेस के ऊपर जो आपको स्क्रैचिंग है, इस तरीके की जो फिनोमिना है उसको रेसिस्ट कर रहा है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हार्डनेस। तो अगर हम लोग हार्डनेस को डिफाइन करना चाहें तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट। प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट क्या लिख सकते हैं, स्क्रैचिंग। जो आपका स्क्रैच आप करते हो किसी नुकीली चीज से या नेल से, तो ये जो आपको चीजें दिख रही हैं तो ये आपको जो स्क्रैचिंग है, स्क्रैचिंग लिख दिया मैंने, स्क्रैचिंग। तो ये जो हमारे पास आप किसी भी सरफेस को जब आप स्क्रैच करते हो तो स्क्रैच करने से जो सरफेस आपका जो डैमेज है उससे रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी को शो करता है दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। और डेफिनेटली हार्डनेस को मेजर करना है तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि आपका रॉकवेल और ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है जो ये बताता है कि किसी भी सरफेस का आपका कितना हार्डनेस है। उसके लिए हम लोग डेफिनेटली नुकीली चीज से जाके सरफेस पे क्या करते हैं, होल करते हैं और चेक करते हैं वहां पर। तो ये हमारा है दैट इज द हार्डनेस। कंफ्यूजन तो वहां पर आना स्टार्ट होता है जब हम लोग हार्डनेस के साथ हार्डेनेबिलिटी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। जैसे ये आपका हार्डनेस है, लेकिन हार्डेनेबिलिटी की बात किया जाए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्डनेस एंड हार्डेनेबिलिटी। तो आप इस चीज को समझिए। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ कोई बॉडी है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, आपने हार्डनेस को क्या शो किया है कि जो आपका सरफेस है इसके स्क्रैचिंग प्रॉपर्टी को रेसिस्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए हार्डेनेबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डेनेबिलिटी क्या होता है, आपने इसको कितना डेप्थ तक हार्ड करके रखा हुआ है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हार्डेनेबिलिटी। मतलब ये तो आपका इसका सरफेस तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसके डेप्थ को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इसका डेप्थ है, तो आप ये देख सकते हो क्या कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है कितना डेप्थ तक इस फोर्स को रेसिस्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड हार्डेनेबिलिटी। क्लियर हुआ? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हार्डनेस क्या है, सरफेस प्रॉपर्टी जो कि क्या करता है, सरफेस पे स्क्रैचिंग को रोकता है। हार्डेनेबिलिटी क्या करता है, कितने डेप्थ तक ये आपका स्क्रैचिंग प्रॉपर्टी को रोक रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डेनेबिलिटी। मतलब आप हार्डेनेबिलिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो ये कहीं ना कहीं क्या है, डेप्थ पैरामीटर को शो कर रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ हार्डनेस। डेप्थ ऑफ हार्डनेस मतलब कितने डेप्थ तक ये अपनी हार्डनेस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हार्डेनेबिलिटी। और हार्डनेस जो हमने बात किया हुआ है, जो आपका सरफेस है उसके स्क्रैचिंग प्रॉपर्टी को रेसिस्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों के बीच में आपको एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो बात की है वो हार्डनेस और हार्डेनेबिलिटी को लेके बात किया है। नेक्स्ट हम लोग पैरामीटर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड टफनेस। टफनेस आपका होता क्या है, तो ये हमारे पास सेकंड पैरामीटर था। थर्ड पैरामीटर में अगर मैं बात करूं, जो कि मैं बात करने वाला हूं टफनेस को लेकर। देखिए टफनेस मतलब होता क्या चीज है, देखिए
कोई भी आपका कंपोनेंट है उस पर किसी ना किसी तरीके के फोर्स आएगा। जब वो फोर्स आएगा तो उस फोर्स को क्या करेगा, सस्टेन करेगा, या फोर्स आपने कंपोनेंट का डिजाइन ऐसा किया होगा कि उतना अमाउंट ऑफ फोर्स को सस्टेन कर सके। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे उसका सर्विस लाइफ बढ़ते चले जाएगा तो क्या करता है, उसकी लाइफ कम होते चले जाती है, या आपने लोड अगर ड्रास्टिकली बढ़ा दिया तो उसके चलते क्या होता है कि कोई भी आपका जो कंपोनेंट है एक लिमिट के बाद जाकर फेल हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास ही अगर आपके पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पे आपने कंटिन्यूअसली फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ये बॉडी यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हुई और आपने फोर्स लगाया, मतलब आप पूरा दम तक फोर्स लगा रहे हो, फोर्स हटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो ये बॉडी बेचारा क्या करेगा, एक ना एक पॉइंट पे जाने के बाद जवाब दे देगा। जवाब देने का मतलब ये है कि ये बॉडी एक ना एक पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जस्ट ब्रेक से जो पहले वाला पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट हुआ है मतलब उस पॉइंट के बाद वो क्या, बॉडी ब्रेक होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन उससे पहले भी एक आपको अल्टीमेट शो करता है कि भैया इसके आगे मेरी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल्स के लिए आपने किसी कंपोनेंट को डिजाइन किया है कि ये भैया 100 किलो न्यूटन तक का लोड बियर कर सकता है, कोई भी आपने कंपोनेंट डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि भैया आप कहीं भी उस बॉडी को लगाओगे जहां पर 100 किलो न्यूटन तक का लोड आ रहा है वहां पे आप लगाओगे। लेकिन अगर मान लो आपने ऐसी जगह इस बॉडी को लगाया जहां पर 110 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर आपने उस जगह इस बॉडी को उठा के लगा दिया तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। लेकिन किस टाइम फेल होगी नहीं पता। अब वो 110 किलो न्यूटन कब तक सस्टेन कर रहा है क्या पता, वो तो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि वो कितना लोड रेसिस्ट कर पा रहा है, कितना लोड वो सह पा रहा है। तो ये जो हमारे पास 100 किलो न्यूटन जितना वो लोड सस्टेन कर सकता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट। ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इस पॉइंट को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट का मतलब वो पॉइंट होता है जहां तक आपकी कोई भी अगर आपकी बॉडी है वो विदाउट फेलियर उतना लोड आपका सस्टेन कर सकता है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यहां पर जैसा कि हमने बात किया है अल्टीमेट पॉइंट, तो इस बॉडी को एक फोर्स से लेके अल्टीमेट पॉइंट तक जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डेफिनेटली जब आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा, इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा। फोर्स को रेसिस्ट करने के बाद कब तक रेसिस्ट करेगा, जब तक वो फेल ना हो जाए। तो बॉडी को इनिशियल पोजीशन मतलब बॉडी को डिफॉर्म करने से लेकर बॉडी का एंड पॉइंट जहां तक वो क्या कर रहा है, उस लोड को बियर कर रहा है, उस बीच में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो टफनेस को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो टफनेस को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये टफनेस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब। ये जो आपका टफनेस है इस टफनेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग या अप टू, एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू ब्रेकिंग पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। तो अल्टीमेट पॉइंट तक बॉडी आपका जितना भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं टफनेस को लेके बात कर रहा हूं। ये जो आपका टफनेस वाला पैरामीटर है, कोई भी अगर आपकी बॉडी है, सपोज मान लो कोई भी बॉडी है जिसपे आप फोर्स लगाते हो, तो जब फोर्स लगाते हो तो क्या होता है कि ये आपकी जो एनर्जी है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रही है, दैट इज कॉल्ड टफनेस, ठीक है। तो ये आपका टफनेस अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी जो बॉडी है वो मैटर नहीं करता कि कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रही, वो डिपेंड करता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर कि वो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया, टफनेस। तो ये आपका थर्ड पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड टफनेस। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। फ्रेंड ये दोनों पैरामीटर को मैं पैरेलली आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक डिफरेंस भी पूछा जाता है और इसको लेके लोग ज्यादातर कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस पे बात करें तो इसमें आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये जो हमारे पास पैरामीटर है अगर इस पोर्शन को लेके हम लोग बात करें तो इसमें आपको क्या चीजें दिखेंगी, एक बार समझिए चीजों को, ठीक है। जैसे हार्डनेस है ये हमारे पास टफनेस तक का हो चुका है। यहाँ पे जैसा हम लोग बात कर रहे हैं डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस, तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस को लेके बात करेंगे। तो ये दोनों पैरामीटर को देखिए मैं पैरेलली डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ये जो हमने बात किया हुआ है डक्टिलिटी, और एक हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज द ब्रिटलनेस, ठीक है। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस यहाँ पे अगर देखिए बात करूं, हालांकि इसका और भी डिफरेंस जो है डिटेल में डिफरेंस में हम लोग आगे चैप्टर्स के अंदर जब इंटर करेंगे तो वहां पे बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे क्या है डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस में होता क्या डिफरेंस है उस चीज को बाद में बात करेंगे। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपका कोई भी मटेरियल है जिसमें मान लीजिए आपने फोर्स लगाया हुआ है,
ये मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है जिसपे आपने फोर्स लगाया हुआ है, तो ये मटेरियल क्या होगा, अपनी जगह से जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे क्या होगा, डिफॉर्म होगा, और ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा। डक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के चलते क्या होगा, ये मटेरियल आपका कुछ मान लीजिए इस तरीके से डिफॉर्म हुआ, तो जब ये डिफॉर्म होगा तो डेफिनेटली ये जो आपका मटेरियल है इसमें आपको क्या दिखेगा, दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इस मटेरियल के अंदर आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखेगा, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। लेकिन अगर मैं ब्रिटलनेस मटेरियल को बात करूं तो जो आपका ब्रिटलनेस मटेरियल होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मान लीजिए आपने कोई एक्सटर्नली फोर्स लगाया है, तो ये आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा, जब तक ये रेसिस्ट किया तो किया, लेकिन अपनी जगह से डिफॉर्म नहीं होगा। तो ये क्या होगा, जब तक रेसिस्ट करना होगा तो करेगा, अदरवाइज क्या होगा, सीधा फेल हो जाएगा। डक्टाइल मटेरियल पे जब आप लोड करोगे तो क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल में सबसे पहले इसमें डिफॉर्मेशन कैसा दिखेगा, आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, इलास्टिक के बाद फिर कहां जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर। ये इलास्टिक और प्लास्टिक आपको पहले भी बता चुका हूं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, फिर प्लास्टिक मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, और उसके बाद फाइनली क्या जाएगा, ये अल्टीमेट पॉइंट पे जाएगा। उसके बाद हमारा कहां जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट पे। मतलब क्या है, आपका यहाँ पे अगर मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है तो डिफॉर्म करने से पहले मटेरियल क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देगा फेल होने के लिए। लेकिन अगर आप ब्रिटल मटेरियल को लेके बात करोगे तो जब आप इस पे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करोगे तो ये इस चीज को रेसिस्ट कर ही नहीं पाएगा। मतलब या तो देखो, अगर आपने 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया, ठीक है, जो भी हो सकता है, लेकिन ये प्लास्टिकली डिफॉर्म इसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो आपको बेसिक डिफरेंस दिखेगा, देयर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें आपको किसी भी तरीके का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आपको सीधा शो करता है, शो अल्टीमेट पॉइंट, शोज ओनली अल्टीमेट पॉइंट। ये आपको सीधा अल्टीमेट पॉइंट शो करने वाला है। मतलब आप जब लोड लगाओगे तो जब तक बियर किया तो किया, नहीं तो सीधा जाके हो गया वो ब्रेक। जैसे डक्टाइल मटेरियल का अगर आप एग्जांपल लोगे तो जैसा हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइल्ड स्टील। ये जो मैं इसके एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो, माइल्ड स्टील, जिसको आप मार्केट में जाओगे तो एमएस बोलते हैं, एमएस की शीट। तो ये जो हमारा एमएस है, दैट इज कॉल्ड माइल्ड स्टील। और अगर आप ब्रिटलनेस को लेके जाओगे तो ब्रिटलनेस में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एग्जांपल के लिए दिस इज द कास्ट आयरन। ये जो आपका है, ये आपको क्या दिखेगा, जो कास्ट आयरन होता है जिसको मार्केट में सीआई बोला जाता है। ठीक है, मार्केट में इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि जब आप मार्केट में निकलो तो एटलीस्ट ये सब वर्ड जो यूज किया जाए तो ये सब प्रैक्टिकली नॉलेज से आपको ये चीजों से अवेयर रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, डक्टाइल और ब्रिटलनेस को देखा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आपसे टफनेस को लेके बात करें तो डक्टाइल मटेरियल के अंदर टफनेस आपको क्या दिखेगा, एक तो आपको पूरा मटेरियल इलास्टिक जा रहा है, फिर प्लास्टिक जा रहा है, फिर अल्टीमेट पॉइंट तक जा रहा है। तो ये तीनों के दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड टफनेस। ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, डायरेक्ट आपको अल्टीमेट पॉइंट शो कर रहा है, देयर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑन द ब्रिटल मटेरियल। तो ये जो आपका अल्टीमेट पॉइंट है, यहां तक जो आपको एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड टफनेस, आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए होगा। ठीक है, यहां तक तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा जिसके बारे में हमने बात किया है। तो ये हमारे पास एक तो टफनेस को लेकर डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में हमने क्या है, बेसिक डिफरेंस देखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस को लेकर हमने बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। अब ये देखिए मैलिबिलिटी होता क्या चीज है। अगर हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर को लेकर बात करें मैलिबिलिटी, तो ये मैलिबिलिटी क्या चीज होती है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा कि जब बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था। और ये जो हम लोग फोर्स लगाते हैं ये आपके किसी भी नेचर के हो सकते हैं। किसी भी नेचर का मतलब या तो टेंसाइल नेचर या कंप्रेसिव नेचर। जो आपकी बॉडी में आपने फोर्स लगाया हुआ है या तो किसी भी नेचर का हो सकता है, या तो टेंसाइल नेचर होगा या कंप्रेसिव नेचर होगा। तो यहाँ पे जैसा अगर मैं मैलिबिलिटी को लेके बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 पॉइंट देखिए, दैट इज द मैलिबिलिटी। ठीक है, तो इस मैलिबिलिटी के अंदर आप जब फोर्स लगाएंगे तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है क्या, कि हम लोग हमेशा यहाँ पर कंसिडर करते हैं किस टाइप का फोर्स, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पर हम लोग हमेशा जो कंसिडर करते हैं, किस तरीके का फोर्स कंसिडर करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव नेचर का जो आपका फोर्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। अब मैलिबिलिटी में होता क्या, सुनिए, जब आप किसी भी बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे और इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण किसी भी बॉडी के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर हमको दिखता है
तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड पेलिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोग जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, डेफिनेटली किसी भी बॉडी में आप टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाइए या कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाइए, आपको ये चीज दिखेगा, टेंसाइल या कंप्रेसिव में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन मैलिबिलिटी क्या है, स्पेशल टाइप्स की प्रॉपर्टी है जहां पर आप बॉडी में कंप्रेसिव फोर्स लगाकर उसके अंदर क्या करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं। इसका अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो ये हमारा जो शीट मेटल वर्किंग ऑपरेशन होता है, जो हमारे पास शीट मेटल, अभी शीट मेटल कहां पर यूज होता है, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ब्लूम बिलेट होते हैं, प्लेट होते हैं, उनको कंप्रेस करके शीट मेटल बनाया जाता है, जिसका यूज हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, शेड बनाने में, वहां पर जो शीटें यूज होती है वो क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास सपोज ये इस तरीके का कोई थिक शीट है, तो इस थिक शीट को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से शीट का लेंथ बढ़ा दिया जाता है, कुछ इसी तरीके का शेप होता है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या डिजाइन करते हैं, तो ये आपका जब आपने डिजाइन किया हुआ तो यहाँ पर लगा क्या है, दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स। तो ये हमारा क्या है, कंप्रेसिव फोर्स हुआ है, जिसके चलते बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है, और इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी मतलब अगेन आप समझ गए होंगे क्या कि बॉडी के अंदर कंप्रेसिव फोर्स होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंडर द मैलिबिलिटी किस टाइप के फोर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, ओनली कंप्रेसिव फोर्स। बाकी आपका तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लगा हुआ है जहां पर हम लोग टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों नेचर को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन मैलिबिलिटी को लेके बात करेगा तो आपको हमेशा क्या है, कंप्रेसिव फोर्स को ही कंसिडर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेके बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैटिग। अब ये हमारे पास फैटिग को लेके बात करना है, फैटिग क्या चीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड फैटिग। इस फैटिग को समझते हैं कि फैटिग के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे थे, ये जो आपका फैटिग है, इस फैटिग में आपका देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है तो उस बॉडी पे जरूरी नहीं है कि आपका केवल एक कंपोनेंट है तो उस पर टेंसाइल फोर्स ही है। एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए कि सपोज मेरे पास गाड़ी का कोई व्हील है, गाड़ी का ये आपका कोई चक्का है, अब ये गाड़ी का व्हील है, तो मान लीजिए गाड़ी का व्हील इस तरीके से आपका रोटेट हो रहा है, तो क्या होता है कि मान लीजिए इस पे इस तरीके के डिजाइन हैं, तो अगर आप देखोगे तो क्या होगा, गाड़ी का जो व्हील है, व्हील पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्पोक है, ये जो आपको दिख रहा है क्या है, ये आपका स्पोक है। तो अगर मैं स्पोक को लेके बात करूं तो जब ये आपका स्पोक वर्टिकल पोजीशन पे आएगा तो इस पे जो आपका लोड लगेगा वो कौन सा लोड होगा, दैट इज द कंप्रेसिव लोड। मतलब इस स्पोक पे इस टाइम आपका कंप्रेसिव लोड आया है। और अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका कंप्रेसिव लोड आया, जब आपका ये इस तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं इसी स्पोक पे टेंसाइल लोड आएगा। फिर अगर आप बीच में अगर आते हैं तो डेफिनेटली वहां शियर स्ट्रेस आएगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी कंपोनेंट है तो किसी भी कंपोनेंट के एक पर्टिकुलर, अगर मैं मॉलिक्यूलर पर्टिकुलर कोई भी एक पार्ट को देखूं तो उस पे एक ही टाइम पे, मतलब एक बार तो उसके बीच में आ रहा है, उस पर आ रहा है कौन सा लोडिंग, टेंसाइल लोडिंग। फिर आओगे तो उसके बाद उस पे आ रहा है कंप्रेसिव लोडिंग, उसके बाद फिर आ रहा है क्या, शियर टाइप का लोडिंग। मतलब क्या है, किसी भी बॉडी का जो एक ही कंपोनेंट है उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फैटिग स्ट्रेस या फैटिग जो आपको बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी देखना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, या हम लोग लोकल लैंग्वेज में भी बात करते हैं कि कभी कभी आपके अगर मान लीजिए नेक पेन होता है, कुछ इस तरीके से ऐसा हम लोग करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, यार फैटिग हो गया है। फैटिग होने का मतलब ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में आपने देखा होगा, आप यूज करते हो तो अच्छी बात है, और ये आपको न्यूज़पेपर में भी फैटिग वर्ड मिलेगा। तो फैटिग को अगर आप नॉर्मली रिलेट भी करोगे तो वहां से समझ में आएगा क्या कि अगर मान लीजिए बॉडी के पास आपका कोई कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट में अगर किसी भी बॉडी के लिए बात कर रहा हूं, अगर वो कंपोनेंट को लेके बात कर रहा हूं तो उस कंपोनेंट में क्या होगा, एक ही कंपोनेंट पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड फैटिग। ठीक है, और ये फैटिग का डिजाइन नो डाउट आजकल जितना भी आप कंपोनेंट दिखोगे, ज्यादातर जो डिजाइन होते हैं वो फैटिग के लिए होते हैं। और ये फैटिग वाले पोर्शन को हम लोग मशीन डिजाइन के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सून चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग इंडिविजुअली लोडिंग को लेके पढ़ रहे हैं, और इसी को जब हम लोग कंबाइन करके अलग अलग मतलब टाइम्स के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो वो हमारा क्या होगा, फैटिग होगा। जैसा कि हमने एजम्पशंस पे भी देखा है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली स्टैटिक लोडिंग की बात कर रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जो डिफाइन किया, अभी फैटिग को डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़िए, बात करते हैं क्रीप और रेसिडुअल स्ट्रेस आपका रह गया है। तो देखिए, अगर जैसा कि मैं क्रीप को लेके बात करता हूं तो क्रीप आपका क्या चीज होगा, इस चीज को समझिए। जैसा कि हम लोग क्रीप को लेके बात कर रहे हैं तो देखिए, ये आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्रीप। और ये जो क्रीप होता है, होता क्या चीज है, देखो क्रीप को हम लोग क्या है फ्रेंड्स,
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे वहां भी हमारा कवर होगा। लेकिन एक बार समझते क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने क्या किया है, सपोज एग्जांपल 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया है, और जब मैंने इस 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या हुई, डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई। बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई मतलब आप ये समझिए कि ये जो आपकी बॉडी है इस तरीके से डिफॉर्म हुई है, लेकिन आपने फिर भी क्या है, इस लोड को हटाना आपने कम नहीं किया, लोड को कम नहीं किया, आप कंटिन्यू लोड लगा के रखे हुए हैं। तो क्या होता है कि देखिए शुरू में बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। तो एक एग्जांपल मान लो कि आपने 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया जिसके चलते बॉडी जो भी डिफॉर्म हुई, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है, बॉडी का स्ट्रेंथ कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ लोडिंग के लिए भी आपको अब डिफॉर्मेशन ज्यादा देगा। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा, इनिशियली में आपने 10 किलो न्यूटन का सपोज लोड लगाया जिसके चलते मान लो बॉडी के अंदर 5 mm का डिफॉर्मेशन आया, लेकिन क्या होगा अब डिफॉर्म जैसे आपकी बॉडी, देखिए बॉडी जैसे जैसे डिफॉर्म होगी बॉडी के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बॉडी की स्ट्रेंथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी क्या है कि जैसे आपने 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया हुआ है, अब मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का ही आप लोड मेंटेन करेंगे, लेकिन डिफॉर्मेशन के बाद अब क्या है, बॉडी का स्ट्रेंथ कम हो गया है, इसलिए जो वो 5 mm डिफॉर्म हो रही थी अब वो 8 to 10 mm डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉडी का स्ट्रेंथ हो गया है कम। तो यहाँ पर जो हम लोग क्रीप को डिफाइन करेंगे, क्रीप एक्चुअली होता क्या है, सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए। अब जैसे स्ट्रेस के बारे में खैर हमको आगे पढ़ना है, लेकिन सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू लोडिंग बाई एरिया। तो एरिया तो अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोडिंग को लेके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रीप को लेके बात कर रहे हैं वो क्या है कि जैसे ही हम लोग क्या है, किसी भी बॉडी पे जब हम लोग सेम अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसके लिए बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन जो आता है और वो कंटिन्यू डिफॉर्मेशन आता है। कंटिन्यू डिफॉर्मेशन का मतलब आपने 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया तो शुरू में डिफॉर्मेशन कम मिला, लेकिन एक क्या होता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए जब बॉडी परमानेंट क्या है, कंटिन्यू स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दे, दैट इज कॉल्ड क्रीप। तो यहां पर अगर मैं क्रीप को डिफाइन करना चाहूं तो क्रीप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हो क्या, परमानेंट, ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लिखिए, दिस इज द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोडिंग के लिए, ठीक है, फॉर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोडिंग। यहां पर आपको लोडिंग या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ज्यादातर स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं तो मैं स्ट्रेस वर्ड यूज कर रहा हूं। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए ये आपको क्या करेगा, कंटिन्यूअसली स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए ये आपको कंटिन्यूअसली स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो चीज पैरामीटर होता है, इस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं क्रीप, ठीक है। तो इस चीज को जरूर आप ध्यान रखिएगा। यहां से जो आपसे पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस के लिए जो आपको कंटिन्यू स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रीप। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट पैरामीटर को लेके बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेस। रेसिडुअल स्ट्रेस के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें होती है, देखिए मान लीजिए कि ऐसा होता है कि मान लो आपके पास कोई बॉडी है और इस बॉडी के अंदर आपने एक्सटर्नली फोर्स लगाया, तो जब आपने फोर्स लगाया तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर दो तरीके के डिफॉर्मेशन होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेती है पूरी की पूरी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में बॉडी अपना इनिशियल पोजीशन बिल्कुल भी गेन नहीं करेगा। रेसिडुअल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है कि जब आपकी जो बॉडी होती है उसमें जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी अपना इनिशियल पोजीशन तो रिगेन करना चाहती है, लेकिन पूरा का पूरा अपना इनिशियल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगी। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बॉडी की इच्छा है कि मैं अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करूं, लेकिन वो पूरा का पूरा इनिशियल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाती। एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए, एक एग्जांपल ये लेते हैं, जब आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के दौरान बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हुआ, और ये जो हमने डिफॉर्मेशन यहाँ पर मेजर किया तो मान लीजिए कि डिफॉर्मेशन मुझे कितना दिखा, दैट इज द 5 mm। लेकिन जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटर्नली फोर्स को हटाएंगे, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस एक्सटर्नली फोर्स को अगर हम लोग हटाएंगे तो बॉडी अपना क्या है, इनिशियल पोजीशन को रिगेन करेगी। लेकिन रिगेन करने के बाद भी बॉडी में ये देखा गया क्या कि कुछ अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। मतलब ये अगर आप बॉडी के अंदर बात करोगे तो ये जो आपको डिफॉर्मेशन दिख रहा है
बॉडी आपने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया तो मान लीजिए कि इसमें 1 mm का आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन दिख चुका है। मतलब बॉडी अपना इनिशियल पोजीशन रिगेन करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन पूरा का पूरा अपना इनिशियल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाई है। दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल। इसके कारण बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपका क्या है, आप किसी भी बॉडी पे जब एक्सटर्नली फोर्स लगाते हो तो मॉलिक्यूल जो उसको रेसिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इनिशियल में बॉडी तो आपके स्टेबल कंडीशन में थी, आपने फोर्स लगा के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, तो जब आपने मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया तो बॉडी अपनी जगह से डिफॉर्म तो हुई, जो आपकी बॉडी है ये बॉडी अपनी जगह से डिफॉर्म तो हुई, लेकिन हुआ क्या कि जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मॉलिक्यूल अपने इनिशियल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाए। मतलब डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको स्ट्रेस मिल चुका है। ये जो आपके अंदर के मॉलिक्यूल है इसमें क्या हो गया, स्ट्रेस आ गया ना, तो इसमें जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेस। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या इस वीडियो में अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेके बात किया हुआ है। तो रेसिडुअल स्ट्रेस को अगर हमको डिफाइन करना हो तो रेसिडुअल स्ट्रेस के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ परमानेंट स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ परमानेंट स्ट्रेन, स्मॉल अमाउंट ऑफ परमानेंट स्ट्रेस, ठीक है, इंड्यूस्ड। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ परमानेंट स्ट्रेस जो आपका इंड्यूस्ड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने इस वीडियो में ये अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेके बात किया है। आपको पता थी प्रॉपर्टी तो अच्छी बात है, बट फिर भी आई होप मैंने कुछ इस पे नया बताया, जो चीजें आपको जरूर समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की, एक शॉर्ट टर्म में एक बार शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं। हार्डनेस दैट इज द रेसिस्ट द स्क्रैचिंग प्रॉपर्टी, हार्डेनेबिलिटी डेप्थ ऑफ हार्डनेस जहां तक वो रेसिस्ट कर सकता है, टफनेस अप टू फेलियर पॉइंट तक जितना एनर्जी जो हम लोग किए जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज कॉल्ड टफनेस, डक्टिलिटी जिसके अंदर आपको इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और अल्टीमेट पॉइंट पूरा आपको मिलेगा। डक्टिलिटी में बॉडी जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाती है। ब्रिटलनेस जब आप एक्सटर्नली फोर्स को हटाते हो या जो भी अप्लाई करोगे, ब्रिटलनेस में आपको बॉडी के अंदर प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं मिलेगा, मतलब बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं होता, ये सीधा ब्रेक होता है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा, लेकिन ब्रिटलनेस के अंदर बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं होगा, सीधा बॉडी आपकी फेल होगी। नेक्स्ट है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी में जब आप बॉडी के अंदर कंप्रेसिव लोड लगाते हो तो कंप्रेसिव लोड के कारण बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है जो कि हम लोग शीट मेटल वर्किंग ऑपरेशन में यूज करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। फैटिग क्या है, अगर कोई कंपोनेंट है उस पे एक ही कंपोनेंट पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की अगर जो लोडिंग आ रही है उसके चलते जो अलग अलग टाइप के स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड फैटिग। क्रीप आपका क्या था, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोडिंग या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए जो बॉडी में कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड क्रीप। और रेसिडुअल स्ट्रेस की जो हम लोग बात किए थे, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ऑन इनिशियल पोजीशन, लेकिन वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या, स्लाइटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि जब आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद जब आप रिमूव करोगे तो बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन को गेन तो करना चाह रही है लेकिन कंप्लीटली इनिशियल पोजीशन को गेन नहीं कर पाती है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।